हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का न्यू चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पे नहीं है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी ऐसी आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। साथ में उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अधिकार। जरा जानते हैं अधिकार के बारे में। सबसे पहले बोला गया है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्त हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी समाज विशेष में रहता है तो वहाँ पर उसको अधिकार का मिलना अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए अधिकार ही नहीं होगा तो उसका विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बनती है वो है हमारे राइट, और वो हमें सोसाइटी के अंतर्गत ही मिलने अनिवार्य हैं। और अगर वो नहीं मिल पाते तो हमारा विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा, ना ही हम अपना कल्याण सही रूप से कर पाएंगे। इसलिए अधिकार हमारे लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो है वो है कर्तव्य। अब जानते हैं हमारी ड्यूटीज़ के बारे में। अगर मैं 1976 की बात करता हूँ, 42वां संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची को शामिल करा था। इसका मतलब कह सकते हैं 1976 में पहली बार 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, उसकी लिस्ट तैयार करी गई थी। वो भी कब? 1976 में। और आर्टिकल की बात करता हूँ तो वो है 51A के अंडर में, और जिसमें बताया गया था हमारे टोटल मिलाकर हमारे 10 राइट हैं, और ये हमें पता लगता है 1976 में। लेकिन 2002 की अगर बात करता हूँ तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे उनमें थोड़ा चेंजेस करा गया, और उनमें टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं 2002 में 11 हो जाते हैं। इसका मतलब एक और कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। लेकिन जो कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन के आधार पर हुआ है। इसका मतलब अमेंडमेंट हुआ था, कुछ बदलाव हुआ था, वो हुआ था 86 के अकॉर्डिंग। कह सकते हैं पहली बार 42 के अकॉर्डिंग चेंजेस हुआ है, और जिसमें 10 थे, लेकिन बाद में कह सकते हैं जो 11 ऐड हुआ है वो 86 जो था उसके अकॉर्डिंग चेंज हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अधिकारों की घोषणा, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ राइट। मतलब अधिकारों की जो घोषणा है ना, वो हमें पता कैसे लगी थी, किस तरीके से हमें अधिकारों के बारे में पता लगा है। 1928 में अगर बात करते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई। इसका मतलब पहली बार जो डिमांड उठाई थी वो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हमें हमारे राइट मिलने चाहिए, उसके रिगार्डिंग इन्होंने डिमांड करी। और मोतीलाल नेहरू ने, एक समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध करा, और मोतीलाल नेहरू ने खुद जो हमारे राइट जो बनाए गए होने चाहिए उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करा, लिस्ट तैयार करी। और संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य की सूची से हटा दिया गया था। इसका मतलब सबसे पहली बार जो हमें राइट के बारे में बताया वो मोतीलाल नेहरू ने बताया 1928 में। लेकिन आगे जाकर जब हमें पता लगा हमारे जो मौलिक अधिकार टोटल जो थे, वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। टोटल जो हमारे मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में थे वो 7 बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को हटा दिया गया था, और वो है संपत्ति का अधिकार, या मैं बोलूँ प्रॉपर्टी ऑफ राइट। इसका मतलब इसको जैसे हटाया गया था तो टोटल मिलाकर हमारे 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे अधिकारों की जो संख्या है वो हम कह सकते हैं हमें 6 अधिकार आज मिले हुए हैं। जो 7वां अधिकार था संपत्ति का था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटा दिया गया है। लेकिन कौन कौन से 6 हैं उनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। अगर हम टोटल 6 की बात करते हैं, सबसे पहला जो है वो आपको यहाँ पर पता लग रहा है वो है समानता का अधिकार। इसका मतलब इस राइट के अंतर्गत जो बताया गया है वो सभी लोगों को समान बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो हमें राइट पता लगते हैं टोटल मिलाकर वो 14 से लेकर 18 के बीच में हमें समानता के अधिकार के बारे में पता लगता है कि समानता किस तरीके की होती थी। आर्टिकल 14 से लेकर 18। लेकिन भाई अगर मैं 14 की बात करता हूँ तो इसका मतलब बताया कि कानून के समक्ष समानता, बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब कह सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी लॉ हैं सभी लोगों को बराबर माना गया है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के या भेदभाव के। इसका मतलब सभी लोगों को जो सुरक्षा मिलेगी बराबर मिलेगी, बिना किसी भेदभाव के। सब लोगों को लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म,
जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। काफ़ी जगह देखा होगा आपने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग मतलब मेल फीमेल के नाम पर, और प्लेस के नाम पर जहाँ आपका बर्थ होता है उसके बिहाफ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होती है। तो ऐसा नहीं करा जाएगा, अनुच्छेद हमें 15 से पता लगता है। वहीं अगर मैं 16 की बात करता हूं तो इसमें बताया गया है सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अवसर की समानता। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी पब्लिक ऑफिस होते हैं अगर वहां पर किसी को अपॉइंट करा जाएगा, चुना जाएगा, तो वहां पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा। वहीं 16/4 के अंडर में ये बताया गया है, राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार देता है। इसका मतलब जो बैकवर्ड एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको भी कुछ राइट प्रोवाइड होने चाहिए, ये हमें आर्टिकल 16 से पता लगता है। वहीं अगर मैं 17 की बात करता हूं तो 17 में बताया गया है, समाज से अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति। मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहां पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा ऊंची और नीची जाति को लेकर। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और वो भी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। वहीं आर्टिकल 18 की बात करता हूं तो इसमें बताया गया, सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब कुछ टाइटल दिए गए थे, चाहे वो एजुकेशनल वाले हों चाहे वो मिलिट्री में, अगर वहां पर कोई टाइटल आप दिया जाएगा तो उसको एक तरीके रोक दिया गया है आर्टिकल 18 में। क्योंकि आपने देखा है कुछ लोग यहाँ पर मिलिट्री में सर नाम से कहते हैं, मेजर कर्नल, तो उन चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था आर्टिकल 18 से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार दिया गया, सभी लोगों को इक्वल बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट राइट की ओर। नेक्स्ट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हमें पता लगता है 19 से लेकर 22 के बीच में। अब 19 की बात करते हैं तो 19 में बताया गया है, इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 बुनियादी स्वतंत्रता दी गई हैं। इसका मतलब जो बेसिक जो फ्रीडम वाली चीजें होती है ना वो बताई गई हैं, लेकिन 6 बेसिक कौन सी है उनमें सबसे पहला है भाषण की अभिव्यक्ति। इसका मतलब आप कहीं भी जाकर स्पीच और अपनी बातों को रख सकते हो, लेकिन ऐसा बोलना है कि सामने वाले को किसी प्रकार से कोई बुरा ना लगे। अगला पॉइंट है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन। अगर आपको कहीं भी कोई भी असेंबली करनी है, कहीं भी कोई सम्मेलन करना है तो वहां पर किसी प्रकार से हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। अगला है संघ संगठन बनाने की। इसका मतलब आप अपना कोई भी ग्रुप बना सकते हो, कोई भी अपनी कमोडिटी बना सकते हो, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा भारत के किसी भी भाग में भूभाग में भ्रमण करना, मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में आप कह सकते हो आप ट्रैवल कर सकते हो। अगला पॉइंट है भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने का, मतलब आप कहीं भी रह भी सकते हो, घूमने फिरने के साथ आप रह भी सकते हो, तब भी आपको पूरी तरीके से फ्रीडम मिली है। इसके अलावा व्यापार व्यवसाय या कोई भी कारोबार काम करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल काम है वो कर सकते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब पूरे इंडिया में आपको किसी प्रकार से कोई रोक टोक हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये 19 में था। अब जरा 20 के बारे में बात करते हैं। तो 20 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया है, अनुच्छेद 20 में अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी क्राइम करा है, अगर हम उसको पनिशमेंट देने हैं तो एक तरीके से उसको संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करानी है। ऐसा नहीं हमें पता लग गई ये कैदी है तो उसको मारने लग जाओ, उसको सुरक्षा प्रदान ना करो, बल्कि आपको उसे सुरक्षा प्रदान करनी होगी आर्टिकल 20 में। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी बताया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपातकालीन स्थिति के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर कभी भी हमारे यहाँ कभी इमरजेंसी आ भी जाती है तो भी इसको आप कह सकते हो सस्पेंडेड नहीं करा जाएगा। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। वहीं अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करता हूँ तो जरा 21 के बारे में जान लेते हैं। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करा जाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या मैं बोलूँ लिबर्टी है या फ्रीडम है उसे छीना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से रह सकता है, तो कोई भी उसे रोक टोक नहीं होगी। वहीं आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग RTE राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। मतलब सभी बच्चे को आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग बताया गया 2022 में 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है। और इसके रिगार्डिंग तो हम कह सकते हैं एक अमेंडमेंट भी आया था, एक संशोधन भी आया था जो 2002 में हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो था वो 86
वे संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आर्टिकल 22 की बात करता हूं तो वो भी जानते हैं। 22 में बताया गया है कि किसी भी नागरिकों की विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद उसको स्पेशल किसी भी केस में तो हमें उसे सुरक्षा जरूर पहुंचानी है, उसका कोई भेदभाव ऐसा नहीं किया जाएगा। और वहीं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(1) के द्वारा मौलिक अधिकार में दर्ज किया गया है। तो कह सकते हैं कि हमारे जो शिक्षा का अधिकार है उसे भी अनुच्छेद 21 में काउंट करा गया था। तो हम कह सकते हैं टोटल मिलाकर हमें ये सारे अधिकार देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट राइट की ओर। नेक्स्ट जो राइट हमें पता लगता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई शोषण होता है तो उसके बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 23 और 24 से पता लगती है। लेकिन वो कैसे, जरा जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं 23 की बात करता हूँ, मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसका मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों को जबरदस्ती लेबर फोर्स मतलब काम कराया जाता है, कुछ लोगों को वहाँ पर मजदूरी कराई जाती है, लेकिन वो व्यक्ति 18 वर्ष का पूरा नहीं होता, उसे कम आयु के बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है। तो ऐसे में अगर कोई किसी के साथ ऐसा किया जाता है तो वहाँ पर उस पर रोक टोक लगाई जाएगी। वहीं अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करता हूँ तो 24 में बताया गया है कुछ लोगों को आपने देखा होगा खद्यान मतलब माइंस में लगाते हैं, खद्यानों में, कुछ लोगों को कारखाने फैक्ट्री में लगाते हैं, और कुछ ऐसे खतरनाक काम होते हैं जहाँ पर बड़ों को जाना होता है लेकिन वहाँ पर छोटे बच्चों को वो काम करवाते हैं। तो ऐसे में उनकी रोक टोक यहाँ पर की जाएगी आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग। और 24 में एक चीज और भी सामने आती है, वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, चाहे वो माइंस हो चाहे वो फैक्ट्रीज हो, अगर ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं अगर मैं आर्टिकल अगले की बात करता हूं जो हमें पता लगता है 25 से लेकर 28 तक, और वो है जो राइट पता लगता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब किस प्रकार से धर्म को लेकर हमें स्वतंत्रता है, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहला है 25 के अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसका मतलब हम अपने जो हमारा धर्म है हम उसको तो फॉलो करेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर जो रूल रेगुलेशंस हैं उसको भी हमें फॉलो करने का राइट होगा, और हम चाहें तो हम उसे प्रमोट भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को किसी प्रकार से बुरा लगना नहीं चाहिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 26 की, तो इसमें बोला गया है धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाली संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। इसका मतलब कुछ आपने देखा होगा कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आपके वेलफेयर के लिए काम करती हैं, कुछ धर्म के रिगार्डिंग काम करती हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल सके। वहीं आर्टिकल अगर मैं 27 की बात करता हूँ तो 27 में बताया गया है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए कोई मजबूर नहीं किया जाएगा, ना ही आप ये कहोगे कि उसकी देख रेख में वो काम होगा। इसका मतलब कोई जबरदस्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर मैं आर्टिकल 28 की बात करता हूँ तो 28 में बताया गया है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर कोई बच्चा वहाँ पर धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है या धार्मिक पूजा करना चाहता है तो ऐसे में उसको फ्रीडम होगी, कोई रोक टोक यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर मैं 28(1) के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो इसमें बताया गया है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ पर हम कह सकते हैं एक धर्म की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप अपने धर्म को ज़्यादा प्रचार कर रहे हो, बल्कि सभी धर्मों को यहाँ पर इक्वल का राइट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 29 से लेकर 30 तक बात की गई है, और वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ राइट्स हैं, जरा वो जानते हैं। अगर मैं 29 की बात करता हूँ वो है किसी भी राज्य के नागरिकों की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसका मतलब 29 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी भी राज्य में रहता है तो उसकी अगर कोई लैंग्वेज है, कोई अगर हम कह सकते हैं कोई स्क्रिप्ट है या कल्चर है,
तो उसे फॉलो करना चाहता है करे, मतलब उसको जबरदस्ती फॉलो करने के लिए या मना करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर उसे अच्छा लगता है किसी कल्चर को फॉलो करना तो कर सकता है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कल्चर देखने मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लोग देखने मिलते हैं, जो जैसा रहना चाहे रह सकते हैं, बट दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। वहीं आर्टिकल अगर 30 की बात करता हूं तो इसमें बोला गया है भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार भी प्रदान होता है। इसका मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी धर्म के रिगार्डिंग अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षा है, मतलब जिसकी संख्या काफ़ी कम है, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो उसको चलाने का भी राइट इनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम किसी भी धर्म को लेकर हमें ऊंचा नीचा नहीं बताना पड़ेगा, जिसकी संख्या कम है हम उसको यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, और आगे जो है वो है लास्ट अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी आर्टिकल 32 में हमें पता लगता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, वो क्या है जरा वो जानते हैं। सबसे पहले संविधान के जो जनक बताए जाते हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे ही आपको पता होना चाहिए, जो इसके हम कह सकते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमारे संविधान को बोला है हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। यानी हम कह सकते हैं हमारे संविधान को इन्होंने हृदय भी बोला है, आत्मा भी बोला है, और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी न्यायालय होते हैं, उनके जो आदेश होते हैं, उन सबको एक नाम दिया गया है, वो है रिट। इसका मतलब संविधान के द्वारा जो भी चीज़ हमें पता लगी है, उन्हें जब हम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो उसे रिट का नाम दिया गया है। तो आप कह सकते हो जो भी आप कंप्लेंट यहाँ पर होती है कोर्ट में, उन सारी कंप्लेंटों को एक नाम दे सकते हैं, वो है रिट। और रिट क्या है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई भी गलत होता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट आप कोर्ट में डालते हो, उन सब कंप्लेंट को नाम दिया जाता है, वो है रिट्स। लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी रिट्स आती है वो आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखी है। पहला है उत्प्रेक्षण, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है परमादेश, चौथा है प्रतिषेध, और अगला है अधिकार पुच्छा। इस तरीके से आप कह सकते हो आपको आर्टिकल 32 से ये रिट्स पता लगती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमें जो कर्तव्य मिले हैं टोटल मिलाकर 10 थे, लेकिन उनकी संख्या 11 भी है। लेकिन अब कितने हैं जरा वो भी जान लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की जो सूची है, अनुच्छेद 51(1) का समावेश करा गया, जिसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्टार्टिंग में कितने थे 10 मैंने आपको बताया था, लेकिन लास्ट पे कितने हो जाते हैं 11। ये हमें याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट दिया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकार के संविधान के अनुच्छेद में 45 में बताया गया है, आर्टिकल 45 में, कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का सिस्टम बताया गया है। वहीं 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसमें ये बोला गया कि 21A के अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन को भी नागरिकों के मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मतलब सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम है ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता, बल्कि पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीति निर्देश तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर। यानी कुछ हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता लगते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स पता लगते हैं, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पूरे इंडिया पर एक तरीके से अप्लाई करे जाते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, या मैं बोलूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं, ये एक स्टेट के द्वारा होते हैं। तो इसका मतलब है सीमित मात्रा में होते हैं, और हम कह सकते हैं जो राइट्स प्रोवाइड होते हैं पूरे इंडिया में होते हैं। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं, जरा वो जानते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त होता है। इसका मतलब वो लीगल सपोर्ट होता है, पूरी तरह से हमें कानूनी सहयोग मिलता है। बट नीति निर्देश तत्व को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं होता, मतलब उसमें किसी प्रकार से लीगल सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हो। इसका मतलब अगर आपके राइट के साथ कुछ गलत होता है तो आप कंप्लेंट करने के लिए कोर्ट जा सकते हो। लेकिन नीति निर्देश तत्व में किसी प्रकार से कंप्लेंट नहीं की जा सकती, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। वहीं अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार का जो संबंध है ना, वो व्यक्ति और नीति निर्देश तत्व का संबंध समाज से है। इसका मतलब जो हमें राइट प्रोवाइड हुए हैं ना, वो हर व्यक्ति को प्रोवाइड हुए हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक व्यक्ति को ना मिलकर पूरी सोसाइटी को मिले हैं, और पूरी सोसाइटी को फॉलो करने होंगे। वहीं मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं,
लेकिन नीति तत्व को अभी लागू नहीं करा गया है। इसका मतलब जैसे ही हम इस किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो जब से हमें राइट प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, नीति तत्व होते हैं, उनको हम जब से लागू नहीं करते, ये स्टेट अपनी मर्जी से लागू कराता है। वहीं अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका मतलब कह सकते हैं पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करना है, लेकिन नीति तत्व जो हैं वो हमेशा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसका मतलब वो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये देते हैं सोशल और कह सकते हैं इकोनॉमिकल तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, मतलब जितना हो सके उतना वेलफेयर करनी चाहिए इंडिविजुअली। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ नीति तत्व की बात करता हूँ, ये जो सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ये पूरी कमोडिटी का करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से ये यहाँ पर चैप्टर जो है फाइनली ख़त्म होता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल के लगातार बने रहिए, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।